नमस्कार दोस्तों, हिंदी के पद्यखंड में अब हम आज देखने वाले हैं एक नए रचनाकार का, जिनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका सामान्य परिचय एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हम सारे के सारे अभी फैक्ट देखने वाले हैं और इन्हीं फैक्ट के बाद में हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप आखिरी तक इस क्लास में बने रहिए ताकि आपका जो है पहले थ्योरी से बेसिक बन जाए और उसके बाद में आप आसानी से सवाल को हल कर सकें। तो बात करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में। तो इनका जन्म वर्ष और तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है 1902 में हुआ था। जन्म जो हुआ था बिहार राज्य के मुजफ्फर जिले के अंतर्गत बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। बचपन का संघर्ष क्या रहा है, तो बचपन में ही माता पिता का इनका देहांत हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो बेनीपुरी जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही संपन्न हुई और शैक्षणिक योग्यता क्या रही, तो इनके अनेक अभाव और कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। आगे बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही, तो असहयोग आंदोलन हुआ था सन 1920 में और महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। इसी बीच पत्रकारिता का संपादन उन्होंने किया। लेखन की शुरुआत की बात करें तो बहुत छोटी आयु में ही लेखन कार्य इन्होंने क्या कर दिया था, आरंभ कर दिया था। 15 वर्ष की आयु में उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी और साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं उन्होंने निम्नलिखित प्रसिद्ध साप्ताहिक व मासिक पात्र पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन किया था। कौन कौन सी, तो तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनवाणी। और इनकी लोकप्रियता कैसे बढ़ी, तो वे अपने समय के एक अत्यंत लोकप्रिय संपादक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 1968 में रामवृक्ष बेनीपुरी का स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर हम बात करें तो विधा और उनकी रचना, तो ये नाटक में देखेंगे तो अम्रपाली एक नाटक है। इनका उपन्यास है पतितों के देश में, कहानी है चिता के फूल, रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता। निबंध व रेखा चित्र में गेहूं और गुलाब, संस्मरण है इनका जंजीरें और दीवारें, यात्रा वृत्तांत में है पैरों में पंख बांधकर। ये इनकी क्या है भाई, प्रमुख आपकी रचनाएं है। ये आपको याद रखना है, इनसे आगे हम क्वेश्चन बनेंगे। इनकी जो भाषा का रूप है, बेनीपुरी जी की भाषा सरल है, स्वाभाविक है और खड़ी बोली है। उपाधि की अगर बात करें तो सम्मान में इनको हिंदी भाषा का बादशाह कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को हिंदी भाषा का क्या कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। अच्छा, अब हमको जो इस सिलेबस में जो दिया है, इस सिलेबस में रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कौन सी, तो बाल गोविंद भगत के नाम की एक जो रचना है, इस रचना के बारे में दिया है। ठीक है, तो क्या है ये, सबसे पहले बाल गोविंद भगत है क्या, तो गोविंद भगत जो है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक सजीव रेखा चित्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक। इसमें एक सन्यास की नई परिभाषा दी गई। लेखक के अनुसार केवल वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठान दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का वास्तविक आधार व्यक्ति का मानवीय आचरण होता है। धार्मिक विचारधारा क्या रही है, तो बाल गोविंद भगत मुख्य रूप से कबीरपंथी साधु थे और इसी मानवीय आचरण के आधार पर वे सच्चे सन्यासी भी थे। सामाजिक प्रहार में यह रेखा चित्र समाज में व्याप्त पुरानी और खोखली सामाजिक रूढ़ियों व कुप्रथाओं पर करारा प्रहार करता है। ग्रामीण संस्कृति की बात करें तो इस पाठ में भारतीय ग्रामीण जीवन की एक सजीव और सुंदर झांकी देखने को मिलती है। चलिए, अब इससे रिलेटेड हम बात करेंगे किसके बारे में, तो हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यू के बारे में। अब इसे एमसीक्यू में वे सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे जो अभी हमने यहाँ पर फैक्ट में देखा है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक युग के प्रसिद्ध निबंधकार व रेखा चित्रकार रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कहाँ पर हुआ था, बिहार में। कहाँ पर हुआ था, बिहार हुआ, और कौन सा, बेनीपुरी गांव। अगला प्रश्न है, हिंदी के बादशाह माने जाने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर तीन बातें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इनके निधन कब हुआ था, तो 1968
सन 1968 में क्या हुआ था, इनका निधन हो गया था। ठीक है, अच्छा, निधन तो हुआ था, इसके साथ में अगर जन्म की बात करें तो सन 1902 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसी भी स्वतंत्र आंदोलन में कब इन्होंने हिस्सा लिया था, तो 1920 में इन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लिया था। अच्छा, कौन से आंदोलन में, तो असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, चलाया गया था। आगे बात करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन भी बन गया है। या रामवृक्ष बेनीपुरी ने महात्मा गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कब हिस्सा लिया था, तो 1920 में इन्होंने हिस्सा लिया था, और जिसके बाद उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। आगे, लेखक ने बाल गोविंद भगत के विलक्षण और पवित्र चरित्र को देखकर उन्हें क्या कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत के बारे में जो है रामवृक्ष बेनीपुरी लिख रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पर इन्हें सन्यासी की संज्ञा दी या सन्यासी कहकर बुलाया था। आगे, बाल गोविंद भगत अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा में किसको अपना साहब या ईश्वर गुरु मानते थे, तो ये कबीर को सत साहब के नाम से कहते थे। किस साहब से, सत साहब मानते थे बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो जो रामवृक्ष बेनीपुरी है, इसमें एक किरदार है, किरदार का नाम है बाल गोविंद भगत, और गोविंद जो भगत है, इनकी क्या क्या एक्टिविटी है, इन्हीं के ऊपर ये रेखाचित्र लिखा गया है। आगे, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस हिंदी महीने का उल्लेख नहीं किया। ठीक है, इन्होंने आषाढ़, भादो, कार्तिक हर चीज की बात की, लेकिन श्रावण महीने की कभी चर्चा इन्होंने अपनी एक रचनाओं में नहीं की। आगे, बाल गोविंद भगत ने अपने इकलौते पुत्र के श्राद्ध आदि की अवधि पूरी होने के बाद अपनी पुत्र वधू मतलब पतोहू को किसके साथ भेज दिया। ठीक है, तो ये उसके भाई के साथ भेज दिया था। दरअसल हुआ क्या था कि जब इनके पुत्र का क्या हुआ था, निधन हुआ था। अभी हम और एमसीक्यू देखेंगे, तो इस एमसीक्यू में हम आपको और डिटेल बताएंगे। तो पुत्र का जब निधन हुआ था, तो उनकी जो पुत्र वधू थी, ठीक है, पुत्र वधू, इन पुत्र वधू को बाल गोविंद भगत ने कहा कि उनकी उम्र अभी बहुत कम है, उन्हें बहुत ज्यादा जीवन देखना है, तो वह क्या करे, अपने मायके चले जाए और वहां पर वह दूसरा विवाह कर दे। उनकी पुत्र बहू ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, वह चाहती थी कि वह बाल गोविंद भगत के साथ रहकर उनकी सेवा करे, लेकिन इन्होंने यह बात नहीं माने। अगर उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। अंततः उसके भाई के साथ में आपको पुत्र वधू को जाने दिया गया। आगे, बाल गोविंद भगत द्वारा गाई जाने वाली प्रभाती भजन मुख्य रूप से किस समय गाई जाती है। ठीक है, प्रभाती मतलब प्रभात, सुबह की समय, मतलब प्रातः काल भोर में इसे गाया जाता था। आगे, बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए कितने दूरी पैदल करके जाते और आते थे, तो लगभग 30 कोस दूर ये क्या करते थे, हर बार गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। आगे, पाठ में प्रयुक्त आंचलिक शब्द में अधरतिया का शुद्ध तत्सम निम्नलिखित में से क्या होगा। अधरतिया मतलब आधी रात की या बात कर रहा है, तो एकदम शुद्ध रूप होगा इसका अर्ध रात्रि। आगे, बाल गोविंद भगत इकलौते बेटे की मृत्यु पर उसे मुखाग्नि किसके द्वारा दिलवाई गई, तो बाल गोविंद ने अपनी जो पुत्र वधू थी इसके द्वारा इसे क्या करवाई गई, आपको मुखाग्नि दी गई। और जब यह रो रही थी तो इसे कहा ये रोने का नहीं बल्कि किसका समय है, उत्सव मनाने का समय है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का किससे मिलन हुआ है, परमात्मा से मिलन हुआ है। आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ, इसलिए उत्सव मनाने की इन्होंने बता दी। आगे, एक गृहस्थ साधु के रूप में बाल गोविंद भगत मुख्य रूप से कौन सा कामकाज करते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, खेती बाड़ी, गृहस्थ जीवन में खेती बाड़ी करते थे और सन्यासी थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गायन सादगी और सीधे व्यवहार की समानता हिंदी साहित्य के किस तंत्र से की जाती है। तो मैंने बताया था आपको कबीर दास से, क्योंकि कबीर दास को ही सबसे ज्यादा क्या मानते थे, सत साहेब के नाम से मानते थे आपके कबीर। आगे, बाल गोविंद भगत अपने भजनों और प्रभातियों को गाते समय मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते, जो खंजरी कहते हैं आपके, है ना। खंजरी होती है कुछ इस प्रकार की, आपकी एक गोल प्रकार से भी एक खंजरी होती है और कुछ इस प्रकार की भी एक खंजरी होती है। ठीक है, ये एक इस प्रकार की खंजरी होती है।
ये खंजरी बजाने का कार्य कौन करते थे? आपके बाल गोविंद भगत। अगला, कहानी में उल्लेखित साहब का दरबार शब्द किसके लिए? ठीक है, ये कबीर पंथी मठ के लिए हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपके बाल गोविंद भगत जो है इसी मठ पर सर्वाधिक जाया करते थे और जिसे दरबार कहा जाता था, साहब का दरबार। आगे, बाल गोविंद भगत के पुत्र के संदर्भ में बोधा शब्द का अर्थ किसके लिए प्रकट होता है? तो बोधा मतलब कम बुद्धि वाला या सुस्त इंसान। ठीक है, जो कि कहना चाहिए मोटा हो और सुस्त टाइप का हो, उसके लिए क्या किया गया है? बोधा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे बात करेंगे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, इस पंक्ति में प्रयुक्त पंजर शब्द से क्या आता है? ठीक है, तो पंजर से यहाँ पर है कि भगत के बेटे का पार्थिव शरीर, भगत के बेटे का सिर्फ पार्थिव शरीर वहां पर पड़ा था और उसके बाद में कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने खेत में होने वाली संपूर्ण पैदावार को सबसे पहले कहाँ लेकर आते थे? ये कबीर पंथी मठ पर लेकर जाते थे। सबसे पहले कहाँ लेकर जाते थे? कबीर पंथी मठ पर लेकर जाते थे। उसके बाद जो कुछ वहां से रहता था वो वापस अपने घर लेकर आया करते थे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अंचल में प्रयुक्त होने वाली पुरवाई शब्द का तात्पर्य किससे? पुरवाई मतलब एक हवा का है, और हवा कैसी? पूर्व दिशा में चलने वाली हवा, इसे क्या कहा गया है? पुरवाई कहा है। अगला है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला? ठीक है, वह इसका जो है उनके इकलौते पुत्र की जिस दिन मृत्यु हो गई उस दिन इन्होंने जो है अपने संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन उनको देखने को मिला था। उनको ऐसा लग रहा था ये जो संगीत है, अभी किस प्रकार का संगीत वो वहां पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भगत के इस कथन में आध्यात्मिक आशय क्या है? यहाँ पर सीधी सी बात बताया है कि यहाँ आत्मा का किससे मिलन हुआ है? परमात्मा से मिलन हुआ है। ठीक है, तो आत्मा से परमात्मा का मिलन होना ही विरहिणी अपने प्रेम से जा मिली, ये भगत का कथन है। अगला प्रश्न, पाठ के अंत में प्रयुक्त प्रसिद्ध मुहावरा तागा टूटना या धागा टूटना का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो धागा टूटना या तागा टूटना का सही अर्थ है जीवन समाप्त हो जाना या मृत्यु हो जाना। ठीक है, जो इनके पुत्र की मृत्यु हुई थी इसी पर से चर्चित है। अच्छा, तो बाल गोविंद भगत के संबंध में इतना हमने देखा, जिसके रचनाकार कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब किसके बारे में? यशपाल के बारे में। यशपाल के बारे में बात करेंगे। यशपाल का कौन सा? तो लखनवी अंदाज। यशपाल का कौन सा अंदाज? लखनवी अंदाज के बारे में चर्चा हम करने जा रहे हैं, और इन्हीं से रिलेटेड हम क्या देखेंगे? एमसीक्यू भी देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वाला सेशन पसंद आए, प्लीज वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल में क्या है नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की सारी सीरीज आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी, जो आगामी 24 जून को हम क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।